बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज हमारे साथ जनाब चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा मौजूद हैं। इनका ताल्लुक एक बहुत बड़ी सियासी घराने से है। आपके वालिद मोहतरम जनाब चौधरी अहमद हसन चट्ठा का सियासी कैरियर इंतहाई खूबसूरत और करप्शन से बिल्कुल साफ है। चौधरी अहमद हसन चट्ठा स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन कश्मीर कमेटी, सूबाई वज़ीर सेहत के ओहदों पर विराजमान रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि सियासी और आवामी सतह पर इनकी बहुत बड़ी खिदमात भी मौजूद हैं। MA 79 में बड़ी शाहराहों से लेकर छोटी सड़कों तक टेलीफोन, बिजली, सुई गैस, हत्ता कि अलीपुर चट्ठा में सुई गैस जैसे मनसूबे इनकी इलाका से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इनके बड़े भाई जनाब चौधरी फयाज अहमद चट्ठा भी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के 2 दफ़ा नाज़िम रहे हैं और उस दौर में जितने तरक्याती काम इन्होंने किए हैं गुज़श्ता सालों में उसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। तो इन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए इनके लख्ते जिगर जनाब चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा ने भी अब तक करोड़ों रुपए के मंसूबे मंजूर करवाए हैं, जिनमें कुछ पर काम हो रहा है और कुछ पर उम्मीद है कि जल्द शुरू हो जाएगा। तो आइए नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा से बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी चट्ठा साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम। सर, आप दोनों भाइयों को आपके वालिद ने सियासत के हवाले कर दिया है। हालांकि जितने भी बड़े सियासी घराने हैं उसमें एक आध बच्चा आगे करते हैं, बाकी जो है वो कारोबार करते हैं, क्योंकि सियासत में पैसे की भी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी क्या वजह है कि आपको बाकायदा तौर दोनों भाइयों को सियासत के हवाले कर दिया? देखिए, एक मैं समझता हूँ इसके हवाले से ख़ानदानी हम तो समझते हैं कि जी अपना फ़र्ज़ समझ के करते हैं, अवाम की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं हम सारे जी बतौर एक ख़ानदान। जी जी। और जैसा कि मेरा ख्याल है इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे वालिद, दादा, उनसे पहले मेरे परदादा, सब ने एक ऐसी शराफत की सियासत की रवायत रखी है। जी जी। तो हमने भी वही मिसाल फ़ॉलो करनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ेर माश वही है जो हमारे आबाओ अजदाद का था, उसी हवाले से हम चल रहे हैं। जी जी। तो एक बचपन से अपने वालिद को देखा, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन वहाँ से भी मिली, और जो एक ऑनेस्टी का एग्ज़ाम्पल उन्होंने सेट किया, उसी सिलसिले में हम दोनों भाई भी उसी एग्ज़ाम्पल को फॉलो करते हैं। और हमारा मकसद है आवाम की खिदमत करना। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन यकीनी तौर पे हम, मतलब मेरी एक ज़िंदगी का आप मकसद समझ लें, एम समझ लें कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम कर लें जो कि एक यादगार चीज़ हो। और हर इंसान ने इस दुनिया से एक दिन चले जाना होता है, जिसकी याद उसके बाद भी लोगों के ज़हन में ताज़ा रहे कि यार ये कोई आवाम के लिए अच्छा काम करके गए। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, दिन ब दिन मुल्क भी, अवाम भी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। क्या कोई अच्छे की उम्मीद है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे की उम्मीद है। देखें, बात यह है कि हमें एक इस चीज़ का भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी पार्टी को जिस वक्त ये गवर्नमेंट मिली उस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना था। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि PMLN के अपने टेन्योर की एंड की तरफ उनकी ग्रिप बिल्कुल फॉरेन करेंसी और हर किस्म के मामले पे एक्सचेंज रेट के ऊपर लूज़ हो चुकी थी। जो उनकी पॉलिसी थी कि रिज़र्व्स में से रुपया ख़रीद के एक्सचेंज रेट को मेंटेन करें, आपके एक्सपोर्ट्स पे मज़ीद प्रेशर पड़ता गया, बल्कि आपकी एक्सपोर्ट्स नेगेटिव होती गई। ये भी नहीं कि एक तरफ नहीं, आपका तजारती खसारा बढ़ता गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $20 बिलियन के खसारे में चला गया। तो इसका आपकी करेंसी पे प्रेशर पड़ता गया। अब एंड में उनके दौर के उनसे भी ये प्रेशर सस्टेन नहीं हो रहा था। जो कुछ उन्होंने किया हुआ था एक मसनूई तौर पे किया हुआ था। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो जिस वक्त उनकी गवर्नमेंट गई, पहले एक्सचेंज रेट उन्होंने 97-98 के करीब मेंटेन किया डॉलर के अक्रॉस। जिस दिन उनकी गवर्नमेंट गई, जो कि मई का 2018 के अंदर 24 मई या इसके करीब डेट थी, अगर आप तब का एक्सचेंज रेट देखें तो 115 के करीब एक्सचेंज रेट जा चुका था। तो एक स्लाइड हमें इकॉनमी नीचे गिरती हुई मिली, ठीक है ना। एक होता है ऊपर जाते हुए किसी को मिल जाए कि जी ऊपर जा रही है। देखें, इकॉनमी का एक वेव होती है, इस किस्म का ट्रेंड होता है। आप फॉर एग्जांपल, मैं एक सादी ज़ुबान में मिसाल दूं, आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे लग के फिर ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर से थोड़ा नीचे आता है, फिर वो लग के ऊपर जाता है। तो अब अगर किसी को, मतलब हमारी गवर्नमेंट को गेंद नीचे जाता हुआ उन्होंने दिया, इकॉनमी का गेंद नीचे जाता हुआ दिया, तो उसको रोकते रोकते भी थोड़ा नीचे गया और अब फिर ऊपर की तरफ
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी सेंसिबल अप्रोच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डेडिकेशन से उसको संभाल लिया। बीच में हमें ये कोविड-19 कोरोना की भी मुश्किलात आई, लेकिन इसके बावजूद एक मेरा ख्याल है अपने मिसाल आप है, तो आपके रिजर्व जो है, आपके पास तो 1.5 महीने के रिजर्व नहीं रहे थे। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट ऑलरेडी IMF से बातें शुरू कर दी थी, इंटरिम गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट आने से पहले जी जी। वो पहले ही बातें करके चले गए, क्योंकि उनको नजर आ रहा था 1.5 महीने के आपके पास रिजर्व नहीं थे। तो ये गेंद एक गिरता हुआ हमें मिला। ठीक है। ये तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत है गवर्नमेंट की, जिसने इस गेंद को फिर इकोनॉमी की गेंद को सहारा देके इसको स्टेबलाइज किया। ये जो चंद लोग हैं जिनमें पढ़े लिखे या सियासी लोग हैं वो समझ होंगे, असल में मसला ये है कि हमारी जो आवाम है ना, वो इस मामले से बिल्कुल लाइलम है। उनको कोई पता नहीं कि उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमें आटा चाहिए, हमें चीनी चाहिए, हमें ये मामला, महंगाई को महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं। देखिए आज कल के अगर आप अखबारें पढ़ें तो हमारा इन्फ्लेशन के जो स्टेटिस्टिक हैं, जो अदाद-ओ-शुमार होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है, वो भी खासा खातर खा हमने कंट्रोल कर लिया। वो नवंबर दिसंबर में ज़रूर एक ऊपर की तरफ जा रहा था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर आप कई दफ़ा इंटरेस्ट रेट भी ज़रा ऊपर करते हैं, वो ऊपर जा रहा था। कल का अगर आप पढ़ें तो अब वो तकरीबन 8.2% के करीब आ गया, जहाँ पर वो 11, 12, 13, 14 के करीब जा रहा था। तो उसमें भी खातर खा इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, और इसको आप मज़ीद आने वाले दिन में जैसे जैसे हमारी इकॉनमी प्रोग्रेस करेगी दुरुस्त पॉलिसीज़ की वजह के, आप आने वाले दिन में देखेंगे कि इंशाल्लाह जो महंगाई है उस पर खातर खा काबू पाया जाएगा आने वाले वक्त में। बाकी देखें, आपने बात की चीनी की। देखिए चीनी में जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी पिछले दिनों कहा, एक माफिया के खिलाफ आपकी एक कांस्टेंट जंग है, एक मोनोपोली जिन्होंने बनाई हुई है, कार्टेल के लिए आपने बनाया हुआ है, उसके खिलाफ एक आपकी जंग चल रही है, तो उसकी एक रेजिस्टेंस भी आपको आ रही है। बट इस बैटल को लड़ के ही अल्टीमेट बेहतरी और हल है, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन हो सके इसका। जहाँ पर रही आपने आटे की बात की, देखिए मैं इसमें बड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि जो सरकारी रेट है इसके ऊपर बिल्कुल हर जगह पे आटा अवेलेबल है। खुद हमने अपने हल्के में कई जगहों पर ट्रक लगा के देखें, उस तरह सेल 3-3, 4-4 दिन 200-250 तोड़ा भी नहीं निकलता। ठीक है ना जी। और 860 के करीब जो सरकारी रेट है उसी के ऊपर अब वो तकरीबन मुसलसल चल रहा है। अब हकीकतन वजह जो है ये एक्चुअली लोग दो चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। जो गंदम का रेट था मार्केट में वो ज़रूर कुछ ऊपर गया, बट उसकी एक वजह है। कोई भी चीज़ की कीमत डिमांड एंड सप्लाई से चलती है। इस दफ़ा मैं खुद काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक़ है, हमारी अपनी गंदम की जो यील्ड थी वो 30 से 33%, शायद इससे ज़्यादा 40% के करीब पिछले साल से हमारी जो औसत थी वो नीचे गिरी है। इस दफ़ा एक्सेसिव बारिशों की वजह से, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा गंदम की फसल को नहीं सूट करती, हमारा ओवरऑल वैसा झाड़ नहीं आया और फसल की टोटल प्रोडक्शन ही हमारी कम हुई। ठीक है जी। अब लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की हिम्मत है, क्योंकि पहले आधी गंदम तो वैसे ही छोड़ दी जाती थी ओपन मार्केट के लिए, ब्लैक मार्केट के लिए, बड़ी मुश्किल से 30-40% गंदम गवर्नमेंट ने एफर्ट किया। इसलिए एफर्ट किया कि यार गंदम की क्रॉप शॉर्ट है, हम प्रिक्योरमेंट ज़्यादा करें ताकि सप्लाई में इशू ना आए। उसमें बड़ी कामयाबी हुई गवर्नमेंट को हमारी, बल्कि जितनी पहले प्रिक्योरमेंट होती थी उससे भी हमने ज़्यादा सरकारी तौर पर प्रिक्योर की, लेकिन हमने सारी ही गंदम तकरीबन मार्केट से प्रिक्योर कर ली है। अब ओपन मार्केट के लिए, इन अदर वर्ड्स जो यहाँ पर आम तौर पे लोग ब्लैक मार्केट भी कहते थे, ओपन मार्केट भी कहते थे, उसमें गंदम नहीं रहेगी। तो जब आप वैसे गंदम आप बाजार में खरीदने जाते हैं, या क्योंकि सरकारी तौर पे होगी, सरकार वो सप्लाई कर रही है मिलों को और आटा मिल रहा है ऑफिशियल चैनल से, तो जब सप्लाई ही जो आम ओपन मार्केट है उसमें सप्लाई ही गंदम की नहीं रहेगी, गंदम तो सारी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर ली, तो वो आम गंदम का रेट तो फिर ऊपर ही होगा ना। बट आटे का रेट, खाना तो देखें, खाना लोगों ने, आवाम ने, हमने आटा है, आटे का रेट आप जिस मर्जी मिल से जाकर ले लें, मिलों के बाहर भी उन्होंने एज ए पॉलिसी स्टेशन बना दिए हैं कि जो मिल से भी डायरेक्ट लेना चाहे वो सरकारी रेट पे दस्तयाब है। सो इन दो बातों में फ़र्क है। अब जिसने नेगेटिव एस्पेक्ट देखना हो वो पॉजिटिव को तो देखेगा ही नहीं, वो तो नेगेटिव को देखेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, देखिए मेरे साथ इसी तरह एक दफ़ा पहले इंटरव्यू हो रहा था, उस वक्त साल डेढ़ पुरानी बात है, तो टमाटर का रेट बड़ा ऊपर गया इंडिया के साथ। जो 5 अगस्त के बाद देखें, इंडिया के साथ बड़ी वाज़िया सी पॉलिसी है कि हमने ट्रेड और जो रूट खोला होता था बागा और इधर उधर से, उनको बंद किया। इंडिया के अंदर कई ऑफ सीज़न की वेजिटेबल्स आती थी जो यहाँ पर आ जाती थी हमारी मार्केट में, पाकिस्तान की काफ़ी चीज़ें आती थी, तो हमारा जब सीज़न ख़त्म होता था तो इंडिया से कुछ ना कुछ सप्लाई आती थी। तो जब उन्होंने देखें अपना, हमारा बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर,
तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हमें सख्ती से इस बात को परस्यू किया और हमने वहाँ से बिल्कुल तजारत होती थी वो बंद कर दी। तो ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स आना बंद हो गई, ठीक है ना जी। तो टमाटर का रेट एक दफ़ा उस वक्त में ऊपर गया, पता नहीं कोई कहता था 250 रुपये किलो, कोई 400 रुपये, मतलब काफ़ी यूं गया। तो मेरे से एक बंदे ने सवाल किया, मतलब तब खैर हमने उनको जस्टिफाई किया कि जी हमने इंडिया के साथ ये बंद कर दिया। खैर हुआ, मैं फिर दोबारा एक इंटरव्यू देने गया उसके कई महीनों बाद। तो फिर उस वक्त टमाटर का रेट, तो उस वक्त ये रमज़ान की बात है, तो उस वक्त नींबू थोड़े महंगे हुए थे बीच में, ऑफ सीजन चल रहा था, नींबू का वो वक्त नहीं होता, ऑफ सीजन था, नींबू शायद 350-400 रुपये किलो के करीब गए थे, ठीक है ना। मैं अब आपको उसमें बात बताऊँ, लेकिन उस वक्त टमाटर जो है 15 रुपये किलो के करीब थे। तो मुझे इस दफ़ा मुझे सवाल कर दिया गया नींबू का। तो मैंने कहा यार पहले आप मुझे ये तो बताया ना कि टमाटर का आज रेट क्या। उन्होंने कहा कि जी 15-20 रुपये किलो। तो मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं ये सब डिमांड एंड सप्लाई पे है, सीज़न की बात है, अगर आप समझते हैं कि जी कि कोई हमारी गवर्नमेंट की वजह से नींबू 450 रुपये किलो गया, तो पहले आप हमें टमाटर 15 रुपये किलो करने का भी क्रेडिट देना। तो बात यह है कि इस वक्त वेजिटेबल्स को अगर आप देख लें, जो पाम शहरी नहीं खाना है, तो वो खासी नीचे गई नहीं है। तो जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें हर नेगेटिव चीज़ को ही नहीं देखना चाहिए कि बस जी ये चीज़ ख़राब जा रही, तो हमारे यहाँ एक ये चीज़ बन गई है कि जी जो माशरे में चीज़ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही उसी को पकड़ो। जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा भी बोलना चाहिए ना, जो अच्छा हो रहा है उसको अच्छा भी बोलना चाहिए ना जी। जो ऑनेस्टली और डेडिकेशन से काम है उसको भी बोलना चाहिए। बाकी एक मैं बात आपसे ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, आपने मेरे वालिद के हवाले से एक बात की, उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए उसमें पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग का एक नज़रिया है, ठीक है ना जी। मेरे वालिद, हम सब, बल्कि तमाम पाकिस्तानी, हम उस मुस्लिम लीग को देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी, उसके असूलों को देखते हैं, ठीक है ना जी। अब उसको हम देखते हैं, तो देखना हमने पीछे बेसिस क्या है, वो नज़रिया है, वो नज़रिया है। जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो वो इस नज़रिए से ज्वाइन की कि जो असूल कायदे आज़म की मुस्लिम लीग में पाए जाते थे वो असूल तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का अपना जनाब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब में पाए जाते हैं। वो ऑनेस्टी और डेडिकेशन, काम करने की लगन और मुल्क के साथ ऑनेस्टी। तो देखना आपने मंशूर होता है, आपने वो असूल देखने होते हैं अपनी लीडरशिप में, ना कि ये कि बस नाम के आगे कुछ भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखना असूल होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल इस चीज़ को करें। मेरे वालिद बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारे साथ हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अब मैं करता हूँ, इलेक्शन मैंने लड़ने होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर इन्वॉल्वमेंट उस सतह के ऊपर तो हमारी होगी। और वो मेरे तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से पहले भी इलेक्शन मैं लड़ रहा था, वो भी मैंने लड़ा था। तो इस बेसिस के ऊपर बड़ी एक उनकी राय और उनकी एक ओपिनियन है कि ज़ाहिर है जो इलेक्शन लड़ रहा है उसने पार्टी मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। बाकी वो हर लिहाज से हमारे साथ हैं। जिस तरह जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स करते थे तो मैं उनके साथ होता था, ये जो आप या मेरा घराना, हम सारे इकट्ठे थे, वी वर ऑल टुगेदर। तो अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स करता हूँ तो उसी तरह मेरे बड़े भाई, मेरे वालिद, वो सारे हमारे साथ हैं। तो इसको ट्विस्ट करके लोग या कई लोग मैंने ऑब्जर्व किया है, कोई इसको यूं पेश करता है, कोई इसको यूं पेश, पर ये हकीकत नहीं है। हकीकत वो है जो मैंने अभी बोली है। अच्छा, आप चूँकि पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान भी हैं, तो ये 2 साल कारकर्दगी आज पेश की जा रही है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के हवाले से भी देखिए। इसके हवाले से बड़ी सारी डिटेल्स हैं। एक तो बात यह है कि पिछली असम्बलियों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो लेजिस्लेशन बहुत कम होती थी, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेजिस्लेशन हुई है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट से लेके मुख्तलिफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट से लेके कई चीज़ें इसके अंदर आई हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने भी बड़े इसके ऊपर काम किया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी इसके हवाले से काम किया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बड़ी फोकस की गई है और बहुत सारे इसके अंदर हैं। इसमें एडवर्टिजमेंट के हवाले से जो लॉज थे वो काफ़ी पास हुए हैं कि सिस्टम को क्लियर होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर होना चाहिए। तो लेजिस्लेशन वाइज बड़ी कामयाबी है ये। सबसे पहले काम तो असेंबली का कानून साजी है नहीं। उसके बाद अगर आप इसके अंदर आगे चल जाएं तो हमने इसके अंदर जो एक बड़ी कामयाबी से चीज़ एक आगे चलाई है कि बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स डेड कर दिए गए थे। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमारा जो वज़ीराबाद का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल था वो तकरीबन नून लीग के 10 साल वो ऑपरेशन लिया। इंटरिम गवर्नमेंट ने आके उसको कुछ शुरू किया, सिर्फ एक
आउटडोर पेशेंट्स का स्टेशन चलाते रहे वो बड़े साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उसको देखेंगे विद इन 2 years वो कितना एक्टिवली चल रहा है। उसमें अब तकरीबन 50 करोड़ ऑड की ग्रांट और आई हुई है मज़ीद बेहतरी के लिए। तो देखें ये भी एक कामयाबी है। बाकी तकरीबन मैं समझता हूँ कि इसमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ का 8 से 12 यूनिवर्सिटीज़ का इनेकाद हुआ है। इसके साथ मेजर हॉस्पिटल्स कई एक्सरसाइज में आए, जिनमें से एक शेयर हम होप कर रहे हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल, हमारे गुजरांवाला बहुत बड़ा ज़िला है जिसके लिए चिल्ड्रन अस्पताल एक बड़ी मुनफरद चीज़ है, जिसके लिए सब पेशेंट्स को लाहौर जाना चाहिए। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला हम वी आर होपिंग कि जल्द उसकी शुरुआत होगी और उसकी अनाउंसमेंट होगी। सो ये एक अचीवमेंट, मैं तो एक एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ। हेल्थ के डिपार्टमेंट में काफ़ी अचीवमेंट्स हुई हैं। कोरोना की मुश्किलात में जिस तरह से गवर्नमेंट ने हैंडल किया, एक बहुत बड़ी बात है। देखें ना, कभी हमारे पे क्रिटिसिज्म आता था जी लॉकडाउन कर दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि यार जो हमारी गरीब आवाम है, हमारी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है जो अमेरिका की है, इंग्लैंड की है, वो शायद सस्टेन कर जाएँ, लेकिन हमने अपने गरीब आवाम का ख्याल करना है। और मैं हकीकतन समझता हूँ कि ये उसी आवाम की दुआएं कि आज हमें कोरोना की ख़िलाफ़ बैटल में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और हमने स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी अपनाई और शॉर्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी अपनाई, सही पॉइंट के ऊपर उसकी अपनाई, तो आज हमें बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो समझता हूं कि तो इसमें बड़ा एफर्ट है पंजाब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन का, बड़ा एफर्ट है जिन्होंने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट तो हमारी आप समझ लें कि लोकल फोर्सेस कर रही थी ना, पंजाब गवर्नमेंट का काम था अपने सूबे में उन पॉलिसीज़ को लेके आगे इम्प्लीमेंट करना, तो बड़ी कामयाबी हुई इसमें। आप देखें जब कोरोना के बेड स्पेस बनाने की बात आई, अस्पतालों की बात आई, तो पंजाब गवर्नमेंट ने लीड किया, रिकॉर्ड एक बल्कि मेरा हाल है इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया फौरी तौर पे कि बेड स्पेस शॉर्ट ना हो। जब कोरोना के मरीज़ एकदम बढ़ रहे थे तो कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं आने दी किसी चीज़ में। तो ये भी चीज़ें सारी बड़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ में, बड़ी सारी डिफ़िकल्ट इकनॉमिक सिचुएशन में ये सब अचीव करना बड़ा क्रेडिट जाता है पंजाब गवर्नमेंट को उसके हवाले से। तो इस पर और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें हमारी इकनॉमिक जोन सनत जिससे हमारे मुल्क ने ग्रो करना है, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं जिससे ग्रो करना है। आप देखें हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, आज तक तारीख में सिर्फ पंजाब में 3 थे, अब हम 13 ऐड करने को जा रहे हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जिनके इफ्तिताह होने, जिनको मजीद पैकेजेस मिलने। कई प्रोजेक्ट्स डेड हुए पड़े थे, जिस तरह वजीराबाद का प्रोजेक्ट भी शुरुआत के करीब नहीं चल रहा था, इंशाल्लाह वो भी जल्द शुरू होगा। गुजरांवाला की जोन्स हैं, इसी तरह फैसलाबाद, शेखुपुरा इकनॉमिक जोन्स। अब साउथ पंजाब पे बड़ा फोकस हुआ है, कार्डियक हॉस्पिटल से लेके इकोनॉमिक जोन्स भी वहाँ पर बन रही हैं कि मतलब हम एक सूबा है उस पर बिलखसूस फोकस हो। इसमें आवाम के लिए ऑफ कोर्स जहाँ पर ये इकोनॉमिक जोन्स बनेगी वहाँ पर मुलाजमत भी फ़रोग पाएगी। तो इस सारी बात से जॉब अवेलेबिलिटी काफ़ी जो है वो मिलेगी, बढ़ेगी। तो अब फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ वज़ीराबाद का बनस्पतन साइज़ में छोटा इंडस्ट्रियल स्टेट है, लेकिन 10,000 जॉब्स वो प्रोड्यूस करेगा जिस दिन वो कंप्लीट हो गया। 10,000 जॉब्स, तो इस इलाके के लिए, गिरदोनुमा के लिए कितना फ़ायदा है ये रोज़गार। बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं चटा साहब में कि 10,000 सिर्फ वज़ीराबाद में जो लोगों को, जब ये इंडस्ट्रियल स्टेट फुली फंक्शनल होगा तो 10,000 लोगों का रोज़गार उधर से मुंसलिक होगा, 10,000 ख़ानदान होते हैं। उसके बाद जिस शफाफियत से एहसास प्रोग्राम आपने चलाया है कोरोना के दरमियान, देखें ये क्रेडिट जाता है कि जिस शफाफियत से वो चला है, किसी सिफारिश के ऊपर बंदे नहीं सिलेक्ट हुए, वाकई ही जो डिजर्विंग लोग थे उनको मिल रहा है। किसी भी सिस्टम में 1% 2% एरर हो सकता है। यही जब कोई आफत आती थी पिछली हुकूमतों के अंदर, तो जो हुकूमती सरकर्दा लोग होते थे उनके डेरों पे जाके गरीब अवाम को तरले करके या मिन्नत समाजत करके अपने नाम डलवाने पड़ते थे। कोई ऐसी पॉलिसी, कोई सिस्टम, इसका क्रेडिट जाना कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। और बिलियंस ऑफ रुपीस, देखें 40,000 से ज़्यादा ख़ानदान को तो पंजाब गवर्नमेंट का, अगर आप इंसाफ इमदाद प्रोग्राम की बात करें और एहसास कैश प्रोग्राम, एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की बात करें, तो 40,000 से ज़्यादा ख़ानदान को इस मुश्किल वक्त में 12,000 रुपये से ज़्यादा तो तहसील वज़ीराबाद में मिल रहा है। मिल चुके हैं और मिल रहे हैं मज़ीद, मिल रहे हैं मज़ीद। वज़ीराबाद बाईपास जैसे मंसूबे कि वज़ीराबाद की ट्रैफिक का इशू सारा हैंडल हो जाए, जो ब्रिज होता है, इस किस्म की डुअलाइजेशन ऑफ रोड फ्रॉम अलीपुर चौक टू कादराबाद, ऐसे मंसूबे शुरू होने वाले हैं। अभी क्लास के बाईपास जो बुरी हालत में था वो रिपेयर हो रहा है। अहमदनगर रोड, क्लास के रोड, खान की रोड, ये तो बन रहा है। जो सारोकी से आगे रोड कोट हरे तक जाना था, दैट इज इन प्रोग्रेस। जाम के भी इस वक्त भी काम हो रहा है और वहाँ पर कंक्रीट हो रही है। वो रोड जो
क्लास्के से सारों की तक का था, बल्कि हेडकाम के तक जी। वो मेरा ख्याल है कि किसी जाती मुखालफत की वजह से भी रोका हुआ था। मुझे तो नहीं, रोड हुआ ही, अब अप्रूव ही हमने किया, हमने अप्रूव कराया भाई। नहीं वो तो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो आपने सर पहले भी आपने बनवाया उसे। हाँ पहले भी हमने तो तब डबल आज कराया भी था, आपने- 2001-2 में हुआ था पहले। फिर वो जाहिर है नून लीग ने 10 साल उस पर MNR ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो वो बुरी खस्ता हालत होगी। अब पहला, बल्कि पहला मंसूबा वो मेजर मंसूबा था हमारे, बहुत अब बहुत आबादी उस गांव के ऊपर रहती है। इसमें सर ऐड हुआ। कितने फंड लगा इस पे? देखें ये रोड, ये टोटल मंसूबा तकरीबन लगभग 30 करोड़ का मंसूबा है, जिसमें इसने 2 साल की इसका कंप्लीशन पीरियड है, जिसमें अभी फेजेस तो नहीं कहेंगे, ये सारा एक ही मंसूबा है जिसने कंप्लीट होना है इंशाल्लाह ताला ADP में, जिसमें अभी तकरीबन कारपेट कंप्लीट होने वाला है। कारपेट रोड जो सबसे बड़ा पोर्शन था क्लास्के से अहमदनगर तक का, वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और कारपेट इस पे डलने वाला है। आगे फिर पत्थर डलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये काम चलता रहेगा मुसलसल। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है कि 70 सालों में सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं। आज हमसे इंडिया जो है या बांग्लादेश ही देख लें, वो हमसे लागू हुआ, उसका जो डॉलर का रेट है वहाँ 84-85 रुपये या 90 के तकरीब है। इंडिया भी ऐसे ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट आई, ये कसूरवार है या कोई और इसमें मसला है, या पाकिस्तान में ऐसी कोई पोटेंशियल नहीं है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम स्टेबल आउटलुक की तरफ देखें, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा इसमें मसला ये है कि मेरी राय में कभी किसी ने यहाँ पर जो हुक्मरान आए हैं साबका तौर पे, उन्होंने कल नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि कल हमारा इलेक्शन है, कल ठीक कर लो, परसों की देखी जाएगी। ऐसे ही तो मुल्क बनते हैं, कौमें बनती हैं एक लॉन्ग टर्म विजन से। ठीक है। सबसे पहले तो हमें बतौर एक कौम इकट्ठे होना है। ये जो फ़र्क पाया जाता है कि जी भाई मैं ये हूँ, वो है, ये यहाँ है, इसको ख़त्म करना है। हमें एक कौम बनना है, ठीक है। यकमुश्त नज़र आना है, सबसे पहली बात है। और हम एक कौम हैं, हम एक अजीम कौम हैं, और पाकिस्तान के पास वो असासे और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम दुनिया का अजीम तरीन मुल्क इंशाल्लाह बन सकते हर किस्म की पोटेंशियल हैं। और ऑलरेडी हम एक अजीम मुल्क हैं, हम ऑलरेडी एक अजीम मुल्क हैं। तो हमें सबसे पहले एक कौम बनना है और दूसरी लॉन्ग टर्म सोच रखनी है। इसके अंदर हम सब शामिल हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बतौर एक कौम भी हमें अपने गिरबान में भी सोचना, झांक के देखना है कि अपने मुल्क का हम पहले सोचेंगे, अपनी ज़ात से बढ़ के सोचेंगे, तो उसमें हमारे ही बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन होगा, क्योंकि मुल्क अवाम से ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुल्क अवाम से ही है। अवाम से है। तो हम जब हमारे हुक्मरान एक खौफ से एक शॉर्ट साइटेड अप्रोच रख लें, या एक महदूद सोच रख लें कि यार कल की खैर है, यार कल वोट लेने, कल वोट लेने, वो देखी जाएगी, परसों तरसों की छोड़ो पर आई है। तो देखें मुल्क बनते हैं एक लॉन्ग टर्म अप्रोच से, सर्टन पॉलिसीज़ फॉलो करने से। आप जितने भी सक्सेसफुल ममालिक आप देख लें, आप उनकी लेफ़्ट विंग और राइट विंग की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखेंगे। वो तकरीबन 50-50 के करीब ही आके 55-45 करीब आके मैच करेंगे, बिकॉज उनकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी सेट है ममालिक की। एंड जिसने भी आना है उसने उस पॉलिसी की एक लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए उसके लेफ़्ट या राइट, और पॉलिसीज़ की सियासत होती है यहाँ, वहाँ पर खुदगर्जी की एक लिहाज से सियासत नहीं, वहाँ पॉलिसीज़ की सियासत है। तो हमने इसको लेके चलना है। अच्छा, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस दोराहे पर खड़ी है, मेरा भी ख्याल कि बल्कि मुख्तलिफ सियासी हल्कों में यही बातें की जा रही हैं कि ना नवाज शरीफ बचेगा, ना शहबाज शरीफ बचेगा, ना हमदर्द शरीफ बचेगा। तो आपके ख्याल में इनका मुस्तकबिल क्या है? देखें मुस्तकबिल तो देखें अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती किसका क्या है, कोई इंसान तो प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। तो मैं मेरे नज़रिए से जो कुछ साबका तौर पे इन्होंने किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अकाउंटेबिलिटी भी इनको फेस करनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला, और करनी चाहिए भी। इसमें जमहूरियत का तकाजा ये है कि अकाउंटेबिलिटी फेस की जाए। मैं थोड़ा सा लोकल सतह पे आ रहा हूँ जी। NA-79 में अब तक कितने फंड्स मंजूर करवा चुके हैं? देखिए इस वक्त NA-79 के अंदर खासा खतर खा काम चल रहा है, इवन मुश्किल हालात में। देखें पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक डिफ़िकल्टी जो हमें ना कि सिर्फ NA-79 लेकिन गुजरांवाला ज़िले के तमाम तर दोस्तों को आती है कि जो तहरीक इंसाफ के बिलखसूस, क्योंकि ज़ाहिर है
एक नेचुरल फंड्स मुंसलिक होते हैं वे जीते हुए कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी सीट गुजरांवाला में 2018 के इलेक्शन में नहीं जीत सकी। उसकी वजह से एक बड़ा अपहिल टास्क है गुजरांवाला के तमाम तर कैंडिडेट्स और लोगों के लिए, क्योंकि जो नेचुरली एक पॉलिसी के तहत जो पैसे मिलते हैं वो हमें उस पॉलिसी के तहत नहीं मिलते। तो हमें एडीपी में चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट सेंड करके, और मैं समझता हूँ कि बड़ा मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की कि इन सारी बातों के बावजूद कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पार्टी का वहाँ पर नहीं है, बट उसके बावजूद वो मुश्तरका राय से वहाँ पर अच्छे मंसूबे वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इफ़ नथिंग एल्स तो इस वक्त बिलियन के करीब के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजूर हुए हुए हैं या वो इस वक्त ऑन गोइंग है हमारे पास NA-79 के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जो कि ज़ाहिर है एक चीज़ मुकम्मल होती है तो उसकी और सिचुएशन होती है, क्योंकि देर ऑन देयर वे, कई शुरू हुए हैं कई शुरू होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले अगले 3-4 महीने में बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनते हुए शुरू होते हुए और कंप्लीशन की तरफ नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वज़ीराबाद में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं जी, तो उस हवाले से कुछ लोगों की ज़ाती ये राय है कि चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा खुद इलेक्शन लड़े, लेकिन कुछ जो हल्के हैं वो कह रहे हैं कि नहीं वो खुद ना लड़े। आपका क्या ख्याल है? देखिए मैं मेरी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है और वो सिंपली इतनी है। वैसे मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस एक हुआ है, उसके अंदर हमारे सारे उम्मीदवार भाई हैं, साथी हैं, हमारे पार्टी के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, 4-5 रहनुमाओं ने एप्लीकेशन दी हुई है ऑलरेडी, इसमें दी हुई है। तो मेरी इतनी ही स्टेटमेंट है इसमें कि हम पार्टी जिसका भी इंतखाब करे टिकट दे, हम सबको इकट्ठे रहना है। और मैं अपनी तरफ से ये यकीन दहानी दिला सकता हूँ तमाम तर उम्मीदवारों को कि जिसको भी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह ताला मैं उसकी कैंपेन ऐसे ही रन करूँगा जिस तरह मैं खुद खड़ा हूँ उसी तरह रन करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरी पार्टी से ये कमिटमेंट और डेडिकेशन, और हम ऐसे रहेंगे। और जो बाकी जो बातें हैं, कई रूमर्स फैलते हैं, कई रूमर्स नहीं फैलते। मेरा ख्याल है इस किसी भी बात का फैसला जो है वो हमारी पार्टी की हाई कमांड के पास है। अच्छा। और हम सबको उस फैसले का पाबंद होना चाहिए। नहीं चट्टा साहब, मेरे ख्याल में चूँकि वो इलाका आपका है, उसमें आपने बहुत काम किए हैं, मेरा ख्याल है कि चले आपने नहीं लड़ना, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो ज़रूर होना चाहिए कि आपकी राय जो है वो ज़रूरी है, या आपका जिसको आप नॉमिनेट करते हैं वो ज़रूरी होना चाहिए बंदा। देखिए ये अगेन मैं बात कर रहा हूँ ना कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों का पाबंद हूँ, ठीक है, के फैसलों का पाबंद हूँ, ठीक है ना जी। बाकी उनकी देखें काफ़ी सारे जगह होती हैं जहाँ से राय आती है, काफ़ी सारे एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ से राय आती है। सब एवेन्यू से राय लेके एक मुश्तरका अच्छी राय इख्तियार करनी चाहिए जो कि सब लोगों के लिए बेहतर हो और उस हवाले से हो। बाकी फिर सारे फैसले जो हैं वो पार्टी के होते हैं, वो जिसको भी कैंडिडेट बना दें हम सबको पाबंद रहना चाहिए, ठीक है, और हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। अच्छा, एक ना बड़ा अहम सवाल है, हमारे चैनल पे ना वो ऑन एयर भी हुआ है ये कि बड़े सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो आपके हैं और वो थोड़ा सा ओल्ड एज है, तो उनका गिला है कि चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा जो है ना वो हमसे रब्ता नहीं कर कि उसने अब पिछले 2 साल में हमसे रब्ता किया ही नहीं। देखिए ये मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं तो मेरा ख्याल है जितना एक्टिवली जी पॉलिटिक्स मैं कर रहा हूँ, जी मैं खुद नहीं बात करता, मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते वज़ीराबाद ऑफिस में अलहदा बैठता हूँ, अपने डेरे पे मैं अलहदा बैठता हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे ये फ़ोन साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने जितनी देर में आपको इंटरव्यू दिया, अगर इसके ऊपर 70 से 100 कॉल ना हो, ऐसा ही है, तो इतने फ़ोन लोग उसी अपने रहनुमा को करते हैं जिनसे उनको कोई तवक्कुआत होती हैं। तो वो फ़ोन मुझे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर मैं ना रिस्पॉन्ड करता होता तो मुझे कोई फ़ोन क्यों कर रहा होता। ये आपके सामने बजी, ये तो मैंने भी आप सामने ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने खुद भी देखा। तो अब मुझे नहीं पता, आप मैंने जब फ़ोन किया आपने अटेंड किया, अगर नहीं किया तो आपने दोबारा कॉल किया। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये अब आप कौन से दोस्तों की बात कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक मुसलसल अपने हल्के के साथ खुशी गमी कोशिश की है कि कभी ना मिस करूं किसी साथी की, ठीक है। स्पेशल टाइम निकाल के जाना हो तो वो भी करता हूं। अब आपको उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। और मेरा ये वैसे ये आपने सवाल किया अपनी जगह, लेकिन मुझे ये तो बताइएगा कि जो हमारे मुखालिफ हैं वो कितने नज़र आए कभी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो तो हल्के में नज़र आते ही नहीं है ना।
मेरा मतलब मैं तो देखे ना जी, मेरा अहमदनगर अलहदा बैठता हूँ, वजीराबाद सिटी अलहदा बैठता हूँ, 2 मुख्तलिफ MP की सीटें मेरे उनके ऊपर देने लगा है। और ओपन डोर, जो मर्जी आ जाए दोस्त, जो मर्जी दोस्त आ जाए, कोई किसी किस्म की रुकावट मिलने से नहीं। खुशी गमी और इस तरह के मामलात मैंने कभी नहीं छोड़े, इसकी एक आप अपनी जगह करेंगे। एफर्ट मेरा हर जगह है। कोई मुझे दोस्त दफ्तर लेके जाना चाहे अपने साथ कहीं किसी दफ्तरी काम के लिए, वो भी लेके जा सकता है। तो ये आई डोंट नो, ये आपने किसकी बात की। बहरहाल मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर किसी मेरा कोई ऐसा, हमारे कोई बुजुर्ग ऐसा कोई महसूस करते हैं, बुजुर्ग तो अगर कोई हमारा बुजुर्ग ऐसा महसूस करता तो वो मेरे बुजुर्ग हैं। ठीक है, उनका मतलब अगर उनका कोई ऐसा शिकवा है तो इंशाल्लाह ताला मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा कोई बुजुर्ग 1 हो 10 हो या 15 हो, कोई ऐसा बुजुर्ग करता हूँ तो मैं आजाना तौर पे समझता हूँ कि मैं उनके पास जाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके गिले दूँ। अच्छा सर, एक क्योंकि मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि जो कोई ऐसा गिला छोड़ना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि तमाम तर गिलों को, अगर कोई हो भी जाए, इंसान है, इंसान से गलती होती है, उनको कवर करना चाहिए और मैं बिल्कुल करूँगा। सिर्फ आखिरी 2 सवाल रह गए मेरे। एक तो ये वज़ीराबाद को मैंने देखा कि बहुत टाइम दिया, सोशल मीडिया पे भी, वैसे मैंने बहुत देखा खबरों में भी। अलीपुर चट्ठा जहाँ बहुत ज़रूरत है, आपके 2 हल्के हैं उधर, तो उधर कम नहीं टाइम दे रहे आप, इसकी क्या वजह? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फ़र्क ये है कि देखें, मेरा जो मरकज़ी दफ्तर है वो PP51 का, वो वज़ीराबाद शहर में बनाया, वहाँ पर हुआ है। जो मेरा मरकज़ी दफ्तर है PP52 का, वो मेरे अपने गांव में है, क्योंकि मेरा अपना गांव PP52 में, तो मैं मेरे अपने गांव में है। तो ऐसी बात तो नहीं है अलीपुर से मेरे इफ़ नथिंग, तो मेरे कोई ऐसा हफ्ता मेरा जो डेरे पे मैं बैठा हूँ नहीं गुजरता जब अलीपुर के दोस्त नहीं आए होते और अलीपुर में इवेंट्स करते हैं। हाँ, ये बात है कि कुछ क्योंकि 51 में अभी एक ज़िमनी इलेक्शन होने लगा है थोड़े दिनों में, तो उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन इस वक्त, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर हम दे रहे हैं उसकी तैयारी के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर एक बाई इलेक्शन होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा फोकस 51 की तरफ इस वक्त ज़रूर हल्का सा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अभी इस वक्त इलेक्शन है। तो इलेक्शन की जो, क्योंकि नेशनल असम्बली का हमारा हल्का है, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ तवक्कुआत हैं कि हम वहाँ पर थोड़ा टाइम दें और सारे मामला हैं, तो उसके हवाले से ज़रा हो सकता है वो, लेकिन वैसी कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली इक्वल टाइम देते हैं। जो आखिरी वो ये है कि बलदियाती इलेक्शन जो कि गवर्नमेंट मेरा ख्याल करवाने के लिए तैयार पकड़ रही है तैयारियाँ, ये इलेक्शन भी सुना जा रहा है कि अब बिल्कुल जो है ना तब्दीली के साथ ही आ रहा है। हाँ, इसमें काफ़ी हमारा जो काफ़ी इसमें हमारा जो तरीक़ेकार है जिससे ये इलेक्शन होना है, कंडक्ट होना है, जो इसमें खासा फ़र्क है। तो इसके लिए आपने अपने साथियों के साथ कोई मीटिंग या कोई ऐसा कोई देखिए, ये अभी पहला जब ये इलेक्शन अनाउंस होगा उसके बाद इसके मामला चलेंगे। अभी तो ये अनाउंस होगा तो फिर उसके बाद फैसले और मीटिंग शुरू होंगी। बाकी मीटिंग्स होती रहती हैं। देखिए, अगेन वही बात है ना ये कि एक्टिवली हर हफ्ते ही मेरे अपने दोस्तों से मुलाकात होती रहती है। तो एक प्रोसेस के अंदर सबसे ही कहीं ना कहीं बात फ़ोन पे मुलाकात होती रहती है। तो जब ये एक सिलसिला ऐसे चलता रहता है तो उसमें कांस्टेंट डिस्कशन तो चलती रहती है। कई सारे जो दोस्त बल्दियात में इंटरेस्टेड होते हैं वो अपने आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं, हमसे भी सुनते रहते हैं और हम उनको शेयर करते रहते हैं। तो ये बात बड़ी वजाहत से सामने आती है। अच्छा, आखिर में अपना आवाम से पैगाम दे दें बस। मेरा अब सबसे पहले, मेरी तो हमेशा जो आवाम से पैगाम होता है वो सबसे पहले ये होता है कि हमें किसी भी हाल में नाउम्मीद नहीं होना, अपनी उम्मीदों को हमने कायम रखना है और सबसे पहले पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हमने अपने आप को ठीक करना है। अपनी सिमत हम जितनी दुरुस्त करेंगे, इसमें सब लोग शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, यकीनन जो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करने है वो भी शामिल है, हम सब शामिल हैं। हम जब देखें, छोटी छोटी चीज़ें ठीक करने से, छोटी छोटी चीज़ों की तरफ कंट्रीब्यूट करने से एक ओवरऑल इमेज हमारे मुल्क की बड़ी बेहतर जा सकती है। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम अपने दरवाजे के बाहर कचरा ही ना फेंकें, ये एक हमारी कंट्रीब्यूशन है टू सोसाइटी। आगे ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी, ओवरऑल निज़ाम, हमारी क्लीनलीनेस जो है वो बेहतर होगी, हमारे एक इमेज बेहतर जाएगी। तो एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। हम सच बोलें, ठीक अमल करें, हर रोज़ सोचें, हर रोज़ घर से निकल के सोचें कि मैंने एक अच्छा काम करना है, तो वो करोड़ों अच्छे काम बन जाते हैं पर डे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमें, मेरा यही एफर्ट है कि हमें बतौर एक कौम सोचना चाहिए। मेरा यही मैसेज है कि एक कौम के तौर पे सोचना चाहिए और हमें अच्छाई की तरफ सोचना चाहिए,
नेगेटिव बातों के ऊपर को हमें अवॉइड करना चाहिए, और हम जब सारे मुल्क की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक ऑलरेडी हम अजीम कौम है, तो हमारा मुल्क भी दुनिया के अजीम तर मुल्कों में होगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा की गुफ्तगू सुनी। चौधरी अहमद चट्टा की फैमिली, इस बात में कोई शक नहीं है कि ना इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की, ना कोई पैसा बनाने का। आज भी यही वजह है कि दोनों बेटे चौधरी अहमद चट्टा ने सियासत के वाले बल्कि आवाम के सपुर्द कर दिए, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो देखना हमें ये है कि हमारे साथ कौन अच्छा बर्ताव कर रहा है, इनका इखलाक। हाँ, चौधरी अहमद चट्टा साहब के हवाले से तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि इखलाक के हवाले से इनकी कोई मिसाल नहीं है हमारे इलाका में। इतना लीडर कोई अच्छा आपको नहीं मिल सकता। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको आने वाले इलेक्शन में, आने वाले वक्तों में अपना कामयाब करे, और ये इसी तरह हमारे इलाके की, हमारी कौम की, हमारी आवाम की ये खिदमत करते रहें। इन्हीं अल्फाज के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।